आर के नारायण का नोवेल द बैचलर ऑफ आर्ट्स, इसी की बात करेंगे। इसकी मैं समरी ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। आज हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ज्यादातर क्वेश्चन समरी से रिलेटेड ही आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर आप इसकी कहानी को ढंग से समझ लोगे तो ये वाला तो पार्ट आपका और आसान हो जाएगा। लेकिन फिर भी कहानी में ऐसा होता है कि हम सारी चीजें बारीकी से नहीं कर पाते, मोटी मोटी बातें बताते हैं, तो जिससे कि कहानी आसानी से समझ में आ जाए। लेकिन जो छोटे बिटवीन द लाइन अगर बात करेंगे तो इसके क्वेश्चंस पे करेंगे। तो क्वेश्चन भी मैंने थोड़ा सीक्वेंस में लगाए हुए हैं, स्टोरी भी क्लियर होती चलेगी, कैरेक्टर भी क्लियर होते चलेंगे और सारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। तो एक स्कूल की बात करेंगे जहां पर आर के नारायण ने कैरेक्टर जो है चंद्रन का कैरेक्टर है। तो चंद्रन की पूरी कहानी जो है चंद्रन के स्कूल से बनाएंगे। चार पार्ट में इस नॉवेल को आर के नारायण ने डिवाइड करा है। चार पार्ट में, एक में तो इस चंद्रन की कहानी स्कूल टाइम के दिखाएंगे जब ये बीए कर रहा है। बैचलर ऑफ आर्ट्स का मतलब बीए ही है। बीए की फाइनल ईयर में है, अच्छे नंबर से पास होगा। तो एक तो इसकी ये स्कूलिंग लाइफ या कॉलेज वाली जो लाइफ है, एक पार्ट इसमें चलेगा। सेकंड पार्ट इसका लव हो जाएगा मालती के प्रति। तो वो लव स्टोरी इसकी कि किस तरीके से वो विफल हो गया, फेलियर रहा। और उसके पीछे भी कारण कहीं ना कहीं हमारे जो हिंदू धर्म में जो ये रूढ़िवादिता है, मांगलिक होना। अब देखो, अंग्रेजों में चले जाओ, मुस्लिमों में चले जाओ या किसी और धर्म में चले जाओ, वहां ऐसा कोई मैटर ही नहीं है कौन मांगलिक है कौन नहीं है, ना कास्ट का कोई सिस्टम ऐसा होता है। तो अंग्रेजों में तो खासकर कास्ट का नहीं होता, चलो खैर मुस्लिम में होता है। लेकिन ना कास्टिज्म है ना ये सब कुछ है, और वे भी तो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। उनका तो कुछ ऐसी दिक्कतें नहीं हो रही है। तो यही चीजें हैं, वो सब अपने धर्म को लेकर के चलते हैं। तो इंडिया में और वो भी हिंदू धर्म में ज्यादा ये चीजें देखने को मिलती है। तो सेकंड पार्ट जो उसका है, उसमें मालती के साथ इसका लव है और किस तरीके से वो लव इसका रिजेक्ट हो जाता है। हॉरोस्कोप का ना मिलना, मतलब इनकी राशि नहीं मिल पाती, ये मांगलिक है, लड़की मांगलिक नहीं है। दोनों ब्राह्मण परिवार से है। थर्ड पार्ट जो है वो सन्यासी बन जाता है। और फोर्थ पार्ट में फिर घर वापस आता है और घर वाले शादी कर देते हैं। वो मैरिज लाइफ है। तो इस तरीके से फोर पार्ट्स में ये पूरा का पूरा नोवेल जो है डिवाइड। चैप्टर इसमें 18 है, 18 चैप्टर्स है। तो ये नोवेल बैचलर ऑफ आर्ट्स जो है ना, ये 1937 में पब्लिश हुआ था। हालांकि इससे दो साल पहले 1935 में स्वामी एंड फ्रेंड्स से इसका फर्स्ट पार्ट हुआ था। मतलब तीन पार्ट में, या आप ये कह दो तीन नोवेल का एक ट्रायोलॉजी है। तो तीन नोवेल्स सीक्वेंस है उनकी। तो पहला जो है इसमें स्वामी एंड फ्रेंड्स है, 35 में है वो, ये 37 में है बैचलर ऑफ आर्ट्स। फिर 45 में है द इंग्लिश प्रोफेसर। तो इस तरीके से ये तीन नोवेल इकट्ठे होकर के ट्रायोलॉजी बनते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसकी ईयर भी इंपॉर्टेंट है। ट्रायोलॉजी का नाम मतलब ट्रायोलॉजी के नंबर भी ये इंपॉर्टेंट है, पहला कौन सा था, सेकंड कौन सा था, थर्ड कौन सा था। ये तीनों जैसे यहाँ पर ये बैचलर ऑफ आर्ट्स जो है, ये एक ट्रायोलॉजी का पार्ट है। देर आर थ्री बुक्स इंक्लूडिंग दिस बुक। तो तीन बुक का या तीन नॉवेल्स की एक ट्रायोलॉजी है, और तीन में नंबर एक है स्वामी एंड फ्रेंड्स, दूसरी ये है, तीसरी द इंग्लिश प्रोफेसर, इंग्लिश टीचर। द फर्स्ट बुक इज स्वामी एंड फ्रेंड्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सेकंड जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स है, और थर्ड है द इंग्लिश टीचर। ऑल थ्री बुक्स आर बेस्ड ऑन द स्कूल एंड कॉलेज लाइफ से, तीनों की तीनों, मतलब वो नाम से भी पता लग रहा है। स्वामी एंड फ्रेंड से तो नहीं लग रहा, लेकिन इन दो के तो नाम से पता लग रहा है ये सब स्कूल और कॉलेज से जुड़ी हुई है। ये नोवेल है बेस्ड है स्कूल और कॉलेज लाइफ पे बेस्ड है ये वाला भी। हीरो जो है इसका चंद्रन है, नाम है चंद्रन, प्रोटोगनिस्ट कह दो, हीरो कह दो, सेंट्रल कैरेक्टर भी बोल सकते हो आप इसे। चंद्रन जो है कंप्लीटेड इज ग्रेजुएशन फ्रॉम एल्बर्ट मिशन कॉलेज। इस कॉलेज का नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा, कॉलेज का नाम भी पूछा जा सकता है। एच सी वेंकटचाला अय्यर जो है, ये नाम है उनके पिता का। ही लव्स हिज सन वेरी मच। ये रिटायर्ड जज है, अपने बेटे से लव करते, पैसे की ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, रिटायर्ड जज है। ही इज वेरी सॉफ्ट हार्टेड है और रिटायर्ड जज है, मतलब अच्छे है, एक अच्छे पिता की भूमिका निभाई है इन्होंने। और हमेशा मतलब अपने बेटे को सपोर्ट करा है। और बेटे ने भी मतलब पिता को कराया, लेकिन बीच में थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। जब मालती से रिश्ता नहीं हो पाया था तो वो डिस्टर्ब हो गया था चंद्रन। मोहन क्लोज फ्रेंड है चंद्रन का। ये मोहन वही है जिसके घर के पास रहती थी मालती। और ये मोहन के घर ही आता था, और बार बार आकर के मोहन के घर आता था, वहां से मालती को देखता था। फिर मोहन से कहता है भाई मेरा रिश्ता इससे किसी तरीके से हो जाए। तो तब इसके रिश्ते की बात चलती है। और ये मोहन वो भी है जब लास्ट में इसकी शादी की बात आती है, परिवार वाले कहते हैं अरे मालती को छोड़ो, दिमाग से निकाल दो, सुशीला एक लड़की है, उसे आप देख लो एक बार। तो ये मना कर देता है, लेकिन अपने दोस्त मोहन के कहने से देखने चला जाता है, और फिर ये रेडी भी हो जाता है। तो मोहन इसका क्लोज फ्रेंड है। हिज रूम इज इन फ्रंट ऑफ मालती के घर के सामने ही है। ही इज अ पोइट, ये पोइट भी है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि इसमें पोइट किस मोहन का है। ही लिव्स
लॉज, एक लॉज है जिसका एक नंबर भी था, इसके रूम नंबर था, तो वहां उस लॉज में कई सारे रूम थे, उनमें से एक मोहन ने रेंट पे लिया हुआ था, और उस रूम का नंबर 14 था। द रूम नंबर ऑफ मोहन इज 14। ये भी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। मालती जो है वो बेटी है मिस्टर D W कृष्णा अय्यर। कृष्णा अय्यर है, उसकी बेटी है। सी इज द ट्रेडिशनल मिडिल क्लास इंडियन गर्ल। जो मिडिल क्लास की इंडियन गर्ल होती है ऐसी है, 15 एक साल की तो सारी थी। तो इंडियन गर्ल मिडिल क्लास की ऐसी, उसी ट्रेडिशनल। सुशीला, ये वो है जो लास्ट में, जिससे इसकी अरेंज मैरिज होती है सुशीला से। सुशीला की शादी चंद्रन से हो जाती है लास्ट में, और हैप्पीली मतलब दोनों लाइफ गुजारते हैं। मिस्टर जयराम जो है ये फादर है सुशीला के, और ये एक लॉयर है तालापुर में। तालापुर वो गांव है जहां की ये सुशीला थी। वहीं देखने के लिए चंद्रन जाता है इसे अपने परिवार के साथ, और देखते ही पसंद भी कर लेता है क्योंकि ये मालती से तो बहुत ज्यादा सुंदर थी। कृष्ण अय्यर जो उसके मालती के पिता थे, कृष्ण अय्यर इज द हेड क्लर्क थे। वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग ऑफिस था वहां पे हेड क्लर्क थे। तो तीनों का पता लगे। इसके पिता जो थे, अगर बात करें चंद्रन के, तो वो रिटायर्ड जज है। मालती और सुशीला दो लड़की आई। मालती जो है उसके पिता कृष्ण अय्यर जो थे, वो एक इंजीनियरिंग ऑफिस में हेड क्लर्क थे। और अगर सुशीला के पिता की बात करें तो वो एक लॉयर थे, वकील थे। चंद्रन गिव्स एन इमेजिनेटिव नेम टू हिज बिलव्ड एज लक्ष्मी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि चंद्रन ने अपनी बिलव्ड मालती को क्या नाम दिया था। जैसे कहते हैं ना, लड़की को कह देते लक्ष्मी का रूप है वो, तो वो लक्ष्मी कहता था उसे। सीनू उसका भाई है छोटा। इसका कोई रोल तो दिखाया नहीं है, नाम याद रखना है। 8 साल का था, और छोटा भाई है चंद्रन का। ही स्टडी थर्ड स्टैंडर्ड में एल्बर्ट मिशन स्कूल में, यहीं पर ये भी पढ़ता था। गणपति शास्त्रीगल, ये शास्त्री जैसे कहते हैं ना, शास्त्री। गणपति शास्त्री जो है ये था आपका एक मैच मेकर। मैच मेकर होता है शादी का जो रिश्ता कराता है, मीडिएटर, बिचौलिया। ये इसका काम यही होता है, यही रिश्ता लाता है सुशीला का, फिर इसका मालती के यहाँ भी लेके जाता है रिश्ते को। तो ये वो मीडिएटर है एक तरीके से, गणपति शास्त्रीगल है। शास्त्री याद रख लेना चाहिए। अच्छा, एक कैरेक्टर आता है श्राउत्रिगल इज एन एस्ट्रोलॉजर है। ये एक भविष्यवाणी करना, ऐसा होगा वैसा होगा मालगुडी में, इसका भी छोटा सा रोल है। रामू क्लासमेट है चंद्रन का। यही वो है जो दावत मांगता है, फिल्म देखने जाता है जब। ये बहुत अच्छा सा ओरेटर वाला रोल अदा करता है, हिस्ट्री के ऊपर लेक्चर दे के आता है जिस समय चंद्रन। हालांकि चंद्रन की इच्छा नहीं थी कि मैं हिस्ट्री पे जा करके ऐसा बोलूं, जिसमें टॉपिक भी कुछ अलग ही हटके था। हिस्टोरियंस जो है शुड फर्स्ट स्लॉटर्ड, पहले इन्हें मारना चाहिए, ये इस तरीके का एक टॉपिक, और उस पर बोलना तो बड़ी दिक्कत वाली बात थी। और ऐसी जगह जहां पर पता हो कि हिस्ट्री का टीचर उस कॉलेज में बड़ा ही भयंकर है, फिर भी चंद्रन ने बात बोली और एक अच्छा ओरेटर निकल करके आया, और इसे सबने तारीफ करी, इसे इनाम मिला, इसके माता पिता ने भी तारीफ करी। और दावत देनी पड़ी थी इस रामू को, क्योंकि ये इसका क्लासमेट था। इसने कहा कि भाई आज तो तुमने छा गए सारे में, तो आज दावत का हक बैठता है। ये क्लासमेट है। चंद्रन गोज टू वॉच मूवी विद हिम। ये फिल्म चंद्रन दिखाता है अपनी तरफ से। उस जब स्पीच हो जाती है उसमें इसका नाम काफी होता है, तो तब ये इसे दोस्त को जैसे दावत देते हैं ना, ऐसा होता है। बोथ रामू एंड चंद्रन यूजुअली टेक ए लॉन्ग वॉक। ये घुमा करते थे। जो किनारा था नदी का, सरयू नदी का, तो ये नदी का नाम पूछा जा सकता है आपसे, सरयू नदी है। दे ओपन गो टू द रेस्टोरेंट फॉर कॉफी, के लिए जाते थे रेस्टोरेंट। यही वो जगह थी जहां ये घूमते थे। और एक दिन इसकी मुलाकात मालती से हो जाती है। मालती से कभी बात नहीं करता, देखता है, पसंद आ जाती है, फर्स्ट साइट ऑफ लव है। शादी का रिश्ता भिजवा देते हैं। रिश्ते को भी दोनों घर वाले तैयार हो जाते हैं, वो भी ब्राह्मण थी, बस वो कुंडली आकर के अटक जाती है। यही चीज दिखाने की कोशिश आर के नारायण ने करी भी है कि भाई देखो, रिश्ते जो होते हैं ना, मतलब एक ये बात मैसेज देने की कोशिश करी है। जैसे हम कहते भी है, भाई जहां जोड़ी लिखी है वहीं होगा होगी शादी। तो हम हिंदू धर्म में कुछ इस तरीके से होता है ना, कि यार ये तो ऊपर वाला पहले ही लिख देता है, तो अपने आप जब होनी होगी ना, तो बुरी से भी हो जाएगी, मतलब ऐसे सेंस है इसमें कि ये तो डेस्टिनी होती है, मतलब ये तो ऊपर लिखी हुई होती है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो कठपुतलियां है। ये बातें हमारे धर्म में बहुत ज्यादा बोली जाती है, और वो चीज इस नोवेल में आर के नारायण ने दिखाई भी है। सरयू नदी जो है ना वो मालगुडी में बहती है, तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है सरयू के ऊपर। कैलाश, अब ये थोड़ा बुरा कैरेक्टर है, अगर इसमें कोई बेकार कैरेक्टर आएगा तो इस कैलाश का ही आएगा। इससे दोस्ती हो जाती है
चंद्रन की, जब ये घर छोड़ के चला जाता है, जाता तो है कह करके कि मैं चेन्नई में अपने चाचा के यहाँ जा रहा हूँ, लेकिन वहां नहीं जाता, एक होटल ले लेता है। अब ये ट्रैक भी तो नहीं हो सकते ना, मोबाइल वगैरह कुछ है नहीं, अगर बालाकी इधर उधर को निकल गया, 1937 की बात है, तो अब कहाँ ढूंढते फिरेंगे उसे। लेटर लिख दिया, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ, बस। तो कैलाश जो है वो फ्रेंड बन जाता है चंद्रन का, एक तरीके से। उसके दो वाइफ थी, और वो वाइन ऑफर करता है चंद्रन को, लेकिन वो ना शराब पीता और ना ही प्रोस्टिट्यूट गर्ल्स जो होती है उनके पास भी ले जाता है उसे। तो वो वहां भी रेड लाइट एरिया में चला जरूर जाता है, लेकिन कोई भी गलत वर्क वहां पे नहीं करता। मिस्टर गज गजपति है, गज हाथी को बोलते हैं ना, गजपति इज द प्रोफेसर, ये इंग्लिश के प्रोफेसर है, वही एल्बर्ट मिशन स्कूल में। स्टूडेंट्स उनसे नफरत करते थे, उन्हें एलिफेंट मास्टर कहते थे, मतलब उनके नाम को चिढ़ाते थे। एलिफेंट मास्टर क्वेश्चन बन सकता है आप पे, एलिफेंट मास्टर किसे कहा जाता था। ब्राउन वो प्रिंसिपल है एल्बर्ट मिशन के। राघवचार प्रोफेसर है हिस्ट्री के एल्बर्ट मिशन के, तो ये वाले हिस्ट्री वालों को तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना इनका नाम। और आलम जो है सेक्रेटरी है लिटरेरी एसोसिएशन के उसी कॉलेज में। और नेटसन का नाम याद रख लेना, ये संस्कृत एसोसिएशन के सेक्रेटरी है। नेटसन जो है यही इसे ओरेटर के रूप में, मतलब तुम्हें बोलना है स्पीच देने के लिए, यही कहते हैं नेटसन जो है, तो इसलिए इनका जिक्र है। मूर्ति सेक्रेटरी है इकोनॉमिक्स, अब जैसे डिपार्टमेंट होते हैं ना इकोनॉमिक्स के, संस्कृत के, लॉ के, तो वो है ये। यहाँ पे सबके नाम इतने नहीं याद रखने। अब जैसे मूर्ति का कोई इतनी जरूरत नहीं, राजन की कोई जरूरत नहीं, फिलोसफी के थे। और राघवन जो है, ये नाम है उस बार्बर का जिसने सेविंग करी थी इसकी। मतलब जो चंद्रन था ना, जब ये वहां पे था तो इसने सेविंग के लिए गया, फिर इसने पूरा क्लीन शेव करा लिया और सन्यासी बन गया था, तो उस बार्बर का नाम है राघवन। कोकिलम जो है ये वो प्रोस्टिट्यूट लेडी है जहां पर इसे कैलाश ले गया था। कैलाश वांट्स टू मीट हर विद, चंद्रन के साथ इससे मिलना चाहता था। तो ये वो प्रोस्टिट्यूट मतलब लूज कैरेक्टर गर्ल है जिसका नाम है कोकिलम। कोकिलम इज द प्रोस्टिट्यूट लेडी। कैलाश चंद्रन के साथ यहीं जाता है। चंद्रन की जो मदर है वो बहुत ही सिंपल हाउसवाइफ है, और थोड़ी रूढ़िवादी है, कंजर्वेटिव है, मतलब ये पुराने ख्यालात वाली है, उन चीजों को मानती है, सुबह सुबह इन चीजों पे ध्यान रखती है, धर्म को बहुत ज्यादा करती है। एक बार तो बल्कि वो फूल लेने के लिए, पूजा के लिए फूल चाहिए थे ना, उसके गार्डन में ही फूल लगे हुए थे, और बार बार देखती थी, रोज सुबह पता नहीं कौन तोड़ के ले जाता है। तो अपने पति से भी और अपने बेटे से भी, चंद्रन से भी, और उससे कहती है कि भाई ये रोज फूल कौन तोड़ के जाता है। तो इन्होंने पहरा लगाया दोनों बाप बेटों ने, और फिर देखा तो रात को उस फूल को चोरी कौन कर रहा था, एक स्वामी जी थे वहां के, वो कर रहे थे। जब बताया, उन्हें पकड़ लिया, तो उन्होंने कहा जी मुझे पूजा के लिए ले जाने पड़ते हैं, तो माँ ने कहा चलो कोई बात नहीं, तो पुजारी है ऐसे, मतलब वो चीज भी थी। स्टार्टिंग में नोवेल के, चंद्रन इज द स्टूडेंट, और बीए फाइनल का स्टूडेंट है। चंद्रन टेक्स एक्टिव पार्ट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो होती है ना, कुछ बच्चे एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज होती है उनमें पार्टिसिपेट नहीं करते, कुछ करते हैं उन चीजों में, तो ये करा करता था उसमें। और वो भी इसका एक पार्ट ही था, जब इसने वो वक्ता स्पीच देना, कोई इसके स्कूलिंग पार्ट में नहीं था, मतलब अलग एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में आता है। बीए फाइनल एग्जामिनेशन 18 मार्च, 18 मार्च, ये डेट आपके वैसे भी याद रहेगी, 18 तारीख को आपका एग्जाम रहेगा। और महीना मार्च का होता है, क्योंकि वैसे याद रख लेना कि भाई एग्जाम मार्च में ही होते हैं मोस्टली, पहले से चले आ रहे हैं, देख लो कब से, 1937 से। तो मार्च के महीने में एग्जाम होना था बीए फाइनल का। चंद्रन ने अच्छे नंबर प्राप्त करे थे एग्जामिनेशन में। चंद्रन के पिता जो है ना, उन्होंने ये सपना देखा था कि उनका बेटा लंदन जा रहा है और वहीं जॉब वॉब के लिए, तो वो चाहते भी थे कि बाहर पढ़ाई करे, अच्छी जॉब मिले, रेप्यूटेड पर्सन बन के आए। लेकिन हो क्या गया, वहां इसका मन टूट गया जब शादी नहीं हुई मालती से, तो ये तब वो घर से चला जाता है। एक बार चंद्रन जो है वो मालती को किनारे पे देख लेता है सरयू नदी के, उससे फर्स्ट साइट ऑफ लव हो जाता है। अब वो उससे शादी करना चाहता है कि किसी भी कीमत पर मुझे इससे शादी करनी है। तो वो शादी के लिए हो जाता है। हमेशा उसे चोरी छिपे देखता था ये मालती को, लेकिन उसे पता नहीं था इस बात का। तो कभी वहां देखता था, कभी मोहन के घर पे जाके देखता था, क्योंकि सामने इसका घर था मालती का, तो वहां से भी देखता था, चोरी छुपे देखता था। उसे कभी भी नहीं पता लगा कि ये मुझसे कोई लव करता है, ये कोई कौन लड़का है, वो उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। 15 साल की वो सारी थी। चंद्रन जो है ओपन कम्स टू द हाउस ऑफ हिज फ्रेंड, मोहन के घर आता था, वहां से भी झलक मालती की देखता था और जानना चाहता था
बहुत कुछ उसके बारे में कि भाई मुझे इसके बारे में पता लगे, तो वहां ये मोहन से पूछता है। मालती हमेशा अपने भाई, छोटे भाई के साथ खेलती रहती थी नदी के किनारे। वो कभी ध्यान नहीं देती थी कौन है ये, कौन मुझे देख रहा है नहीं देख रहा है। चंद्रन मालती के पिता से बात करता है शादी के बारे में। तैयार हो जाते हैं, चंद्रन के पेरेंट्स भी एग्री हो जाते हैं और शादी के लिए, लेकिन हॉरोस्कोप जो थी दोनों की, मतलब जो कुंडली होती है, वो मैच नहीं करती। इसीलिए हर फादर रिफ्यूज, मना कर देते प्रपोजल को, विच वाज ब्रोट बाय गणपति शास्त्रीगल के द्वारा वो प्रपोजल लाया गया। भाई पहले वो चंद्रन बात कर लेता उसके पिता से, वहां से ये मीडिएटर लेके आता रिश्ता। इसके माता पिता भी तैयार हो, लेकिन वो राशि और जो ये कुंडली वगैरह थी ना, वो मांगलिक निकलता है, मांगलिक। इट इज डिक्लेयर्ड, ये डिक्लेयर होता है कि चंद्रन जो है वो मांगलिक है। और इफ ही गेट्स मैरिड विद नॉन मांगलिक गर्ल से कर लेगा तो गर्ल विल डाई सून, वो जल्दी मर जाएगी। मतलब ऐसा कहा जाता है ना, आज भी देखो इन चीजों पे, आज भी है। अब तो पढ़े लिखे हो गए सब, लेकिन फिर भी इन चीजों पे विश्वास कर रहे हैं। आज भी मांगलिक लड़का है, उसे इससे ना करो, उसकी इससे शादी ना करो। हम शादी के गुण सुझवाते हैं, अब तो 36 गुण मिले, 24 मिले, अब और भी ज्यादा मिलने लग रहे हैं, उन गुणों को सुझवाते हैं। और सुझवाने के बाद में भी फिर भी डाइवोर्स भी सबसे ज्यादा जो होते हैं वो हिंदू धर्म में ही हो रहे हैं आज के टाइम में। तो इतना वो है, फिर भी इंसान मानते नहीं है इन चीजों को। बहुत ज्यादा है, और ज्यादा फैल रही है ये चीजें, और ज्यादा बढ़ती जा रही है पढ़ाई लिखाई के बावजूद भी बढ़ रही है। कृष्ण अय्यर जो है, जिनकी बेटी थी मालती, गेट्स हर डॉटर मालती की शादी दूसरे व्यक्ति से बहुत जल्दी करा देते हैं। मतलब वो तो अपनी लड़की की शादी जल्दी करा देते हैं। चंद्रन डिसअपॉइंटेड हो जाता है और उसे बुखार उखार चढ़ जाता है, बीमार पड़ जाता है। उसके पिता उसे मद्रास भेज देते हैं, चेन्नई, कि भाई जाओ तुम अपने अंकल के यहीं रह लेना, थोड़ा हवा पानी चेंज करने के लिए। और उसे 50 रुपए भी देते हैं, बहुत बड़ी रकम थी, मतलब 50 रुपए उस टाइम पे। तो उसे पैसे भी देते हैं कि भाई तुम एक काम करो। चंद्रन जो है वो मद्रास तो चला जाता है, लेकिन वो अपने अंकल के घर नहीं जाता। उसे कहा जाता है भाई अंकल के यहाँ। ही टेक्स ए रूम इन होटल, जहां उसे कैलाश मिलता है। अब तो नहीं जानता, लेकिन कैलाश से इसकी दोस्ती हो जाती है। कैलाश एक अच्छा लड़का नहीं है, उसके दो वाइफ है, और वैसे भी वो इसे शराब का गलत गलत चीजों में इन्वॉल्व करना चाहता है, लेकिन ये उसकी संगति में तो फंस जाता है, लेकिन गलत काम में नहीं फंसता। फिलहाल ये अपने चाचा के यहाँ नहीं गया। कैलाश एक एक्स्ट्रावेगेंट पर्सन था, मतलब फिजूल खर्ची करने वाला था। वो चंद्रन पे भी पैसा खर्च करता है, इसकी कहानी सुनता है सारी, कि अरे छोड़ो इन चीजों को और शराब पी लो ये। ही गिव्स बियर देता है चंद्रन को, लेकिन वो मना कर देता है, कहता है कि उसने अपनी माँ से प्रॉमिस किया था मैं अल्कोहल जिंदगी में नशा वशा नहीं करूंगा। कैलाश चंद्रन को प्रोस्टिट्यूट जो थी वो कोकिलम उसके पास ले जाता है। चंद्रन अपने आप को किसी तरह से इस बैड सिचुएशन से बचा करके भाग जाता है कि भाई मैं ऐसे चक्करों में नहीं पड़ूंगा। चंद्रन अपनी ड्रेस बार्बर को देता है, एक नाई के यहाँ जाता है, शेविंग करवाता है, सारे काम करता है, और उससे सन्यासी वाली ड्रेस लेकर सन्यासी बन जाता है। 8 महीने यहाँ पर अब ये इस तरीके से गुजारेगा। 8 महीने बाद इसे अपने पिता की याद आएगी। उनसे 25 रुपए आने जाने खर्चे के मांगेगा, वो उन्हें 50 रुपए भेजेंगे। नहीं तो ऐसे टाइम पे तो माँ बाप बहुत गालियां देते हैं कि भाई इसने कितना बुरा करा, कहाँ चला गया, ये हो गया, लेकिन वे इसकी मदद करते हैं। चंद्रन सन्यासी बन जाता है और अपना हेड क्लीन शेव करा लेता है। ही राइट्स ए लेटर टू हिज फादर, पिता को लिखता है और कहता है कि भाई मैं अपने टूर पे अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ, तो ऐसे बोल करके, एक तरीके जिससे कि वे ढूंढे ना, घूमे ना, कहीं ऐसे कर देता है। जब वो, उसे भूख लगती थी, अब सन्यासी बन गया, तो वो बैग द फूड, भोजन जो है बैगिंग करना होता है ना, भिक्षा मांगना, डोर टू डोर एज ए सन्यासी। मतलब इतने अच्छे घर का लड़का, इतना अच्छा पढ़ा लिखा, एक वो मैटर हो गया मालती वाला, उससे बिल्कुल डिस्टर्ब माइंड हो गया, और देखो सन्यासी बन के भीख मांगता फिर रहा है, ऐसा हो गया उसके साथ। ही पासिस 8 मंथ इन दिस कंडीशन, 8 महीने गुजार देता है। आफ्टर दैट चंद्रन रीच ए विलेज। अब ये कुपाल, कुपल विलेज है, कुपल, इस गांव का नाम भी पूछ लेते हैं। वहां पे चला जाता है, सेन डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहां पे था ये। वेयर ही मीट्स ए पोस्ट मास्टर, मिलता है उसे एक जो डाकिया होता है। टेक्स हिम इनटू कॉन्फिडेंस, अब उससे बात करता है, उसे अपनी बात, मतलब उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में ले लेता है। और चंद्रन टेल्स द पोस्टमैन दैट ही इज नॉट ए रियल सन्यासी, उसे बताता है मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ। और उससे कुछ पैसे मांग लेता है, और ड्रेस ले लेता है पोस्ट मास्टर वाली, अपनी ड्रेस चेंज कर लेता है। और तब वो पोस्ट मास्टर कहता है कि भाई तुम अपने घर एक लेटर, पैसे वहां से ले लो, इसने इससे ले लिए थे, पैसे की कमी थी। तो 25 रुपए अपने पिता से, मतलब लेटर लिखता है। तो चंद्रन सेंड्स ए लेटर टू हिज फादर, डिमांड करता है 25 की, पिता भेज देते हैं 50।
जब तो वे आते थे ना, मनी ऑर्डर करके भेज दिया। ही रियलाइजेज दैट हिज पेरेंट्स लव हिम वेरी मच। अब उसे लगता है भाई मेरे पिता मतलब, देखो मैंने 25 मांगे 50 भेज दिए। नाउ ही इज असेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर। अब उसे अपनी आप पे शर्मिंदगी महसूस होती है, मैंने माँ बापों के लिए मैंने क्या क्या गलत करा, छोड़ाया। अब मोहन जो है बिकम द कोरस्पॉन्डेंट ऑफ डेली। अब जो इसका दोस्त मोहन था, वो एक डेली एक्सप्रेस कोई न्यूज़पेपर था उसका कोरस्पॉन्डेंट होता है ना, पत्राचार, उसे इधर से उधर भेजने वाला बन गया। एजेंसी ये लेगा एक डेली मैसेंजर न्यूज़पेपर की। चंद्रन एजेंसी ले लेता है न्यूज़पेपर की मालगुड़ी में बाय द हेल्प ऑफ हिज अंकल। जब ये गांव पहुंच जाएगा, मतलब अब यह आप मैं बता दूं आपको, कहानी जब चली रही है, तो फिर ये जब 50 रुपए देखेगा ना पिता ने भेज दिया, अब ये गांव को रिटर्न हो जाएगा। गांव आ गया। गांव आने के बाद में फिर इसका दोस्त मोहन जो है वो इससे कहेगा कि तुम्हें कुछ काम कर लो तुम इस तरीके से, और तो 2 पैसे कमाओगे, तुम पढ़े लिखे भी हो, तो न्यूज़पेपर की एजेंसी ले लेना है। और ये न्यूज़पेपर का नाम भी याद रखना है आपको। एक प्रपोजल आता है फिर तालापुर गांव से। अब रिश्ता आया ये चंद्रन के लिए, बट ही रिफ्यूज बिकॉज ही वाज मच फ्रस्ट्रेटेड इन लव एंड मैरिज। ये अब लव से मैरिज इनसे ये बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था, तो कहता है भाई मैं अब ये रिश्ते पिश्ते के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मना कर देता है। इस प्रपोजल में होरोस्कोप टैली करी जाती है, वो वेल निकलती है। फैमिली मेंबर्स भी सब रेडी थे, और एक 3,000 रुपए की हैंडसम डाउरी भी मिलनी थी। तो दहेज भी बेहतरीन आ रहा था। 3,000 रुपए तो उस समय बढ़िया थे, आज के 30 लाख रुपए 3,000 रुपए इस तरीके से समझो। हिज फ्रेंड मोहन मेक्स हिम एग्री फॉर सीइंग द गर्ल एट लीस्ट। आखिरकार वो मना करता है भाई 3,000 हो चुका, मैं शादी करूंगा ही नहीं, लेकिन उसका दोस्त उसे एग्री कर लेता है। अरे देख तो लो एक बार। अब वो जाता है देखने के लिए, तालापुर पहुंचता है, उसकी मदर भी साथ थी, लड़की को देखने के लिए पहुंचता है। गर्ल का नाम सुशीला था, बड़ी शर्मीली थी, मोडेस्ट, वही मतलब सिंपल थी। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, बड़ी सुंदर थी। चंद्रन फाइंड्स हर मोर ब्यूटीफुल देन मालती। अब मालती से ज्यादा सुंदर उसे लगी वो, और उसने उसे हाँ कर दिया। मैरिज जो है वो 10 दिन के अंदर होनी थी, तो हो गई। आफ्टर चंद्रन्स मैरिज विद सुशीला ही बिकम्स द चीफ एजेंट ऑफ न्यूज़पेपर द डेली मैसेंजर का एजेंट बन गया, मेन एजेंसी ले ली उसने। नाउ ही फॉरगेट्स, मालती को भूल जाता है, सुशीला से लव। ये चीज जान के दिखा रहा है आर के नारायण कि देखो इन चीजों में नहीं फंसना चाहिए, लव वाले मैटर में। और माता पिता के कंसेंट से शादी होती है, कितना अच्छा होता है, परिवार कितना खुशहाल रहता है, वो चीज दिखाई है। लास्ट में नोवेल के जब चंद्रन डज नॉट गेट द लेटर फ्रॉम सुशीला से, मतलब उसे लेटर नहीं मिलता, तो वो बड़ा परेशान हो जाता है एक ही हफ्ते में। वो कभी बीमार ना हो, तो ये भी दिखाया मतलब कितना लव कर रहा है, अरेंज मैरिज में लव कर रहा है, मतलब ये चीज दिखा रहे हैं। ही गेट्स ऑन साइकिल, एकदम लेता है उसे, तालापुर पहुंच जाता है उसकी कंडीशन देखने के लिए। शादी के बाद जब लेटर नहीं आया ना, सोचता कभी बीमार ना पड़ गई है, तो एकदम भागा जाता है। एस्ट्रोलॉजी बिकम्स द कॉज ऑफ चंद्रन्स फ्रस्ट्रेशन। एस्ट्रोलॉजी जो है कि भाई ये मंगलिक वाला कि ऐसा हो जाएगा, वो मर जाएगी, ये सब उसके फ्रस्ट्रेशन का कारण बनती है। 18 चैप्टर है इस नॉवेल के अंदर, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। और दीज चैप्टर्स आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स में है। ईच पार्ट डील्स विद वन स्टेज इन द लाइफ ऑफ द हीरो। उसकी 4 स्टेज में जिंदगी दिखाई है चंद्रन की। वो चारों स्टेज कौन कौन सी थी? एक कॉलेज लाइफ है, एक लव अफेयर मालती से है, एक वो सन्यासी हुड है, और एक उसका मैरिड लाइफ है सुशीला के साथ। ये नोवेल जो है प्रेजेंट करता है ट्रू पिक्चर समाज की। आर के नारायण ने एक पिक्चर दिखाई है बिल्कुल। तो कहानी का मतलब एंड तो हो ही गया, लेकिन अब अलग से जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़े से अलग हटके होते हैं। ट्रू पिक्चर समाज में क्या चल रहा था वो दिखाया है, लव मैरिज अरेंज मैरिज का भी दिखाया। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ग्राम ग्रीन जो है, ग्राम ग्रीन ने उस इंट्रोडक्शन लिखा है, या प्रीफेस कह दो, इस नॉवेल का, द बैचलर ऑफ आर्ट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बोल दिया मैंने, तो ये वाकई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि इसका इंट्रोडक्शन किसने दिया। थीम जो है नोवेल की, लव मैरिज और अरेंज मैरिज में कौन बढ़िया है, वर्सेस लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, ये इसकी थीम है। तो कहीं ना कहीं आर के नारायण ने अरेंज मैरिज को बढ़िया बताया है कि भाई घर वालों से उससे करके हो, देखो कितनी बढ़िया लाइफ चलती है। नारायण टच करता है यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम भी के बारे में भी उसने बताया, पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप के बारे में भी बताता है। तो ये 2 चीजें दिखाया है। नारायण जो है हैज नॉट जस्टिफाइड लव मैरिज को, उसने जस्टिफाइड नहीं करा, वो उसे उसने बेकार ठहरा दिया। ट्रेडिशन रिचुअल्स, ट्रेडिशन परंपरा, रिचुअल्स रीति रिवाज, एस्ट्रोलॉजी ये जो भविष्यवक्ता वाली बात होती है, हॉरोस्कोप, ये कुंडली वगैरह, कास्ट रिलीजन, सब मेक द अरेंज्ड मैरिज डिफिकल्ट। ये चीजें अरेंज मैरिज को थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देती है, ऐसा मानना है।
नारायण वांट्स टू डिलीवर दिस मैसेज, इस नोवेल के पर नारायण ये मैसेज डिलीवर करना चाह रहा था कि इट इज बेटर टू मैरी देन लव, लव से ज्यादा अच्छा मैरिज है। ये बात उसने कर भी दी है सीधे। उसके अनुसार गेट मैरिड एंड लव, शादी करो और लव करो, नॉट ट्राई टू लव एंड मैरी, ऐसा मत करो कि पहले लव करो और फिर शादी करो। ये बात जो आज के परिप्रेक्ष्य में, मतलब आज की अगर हम बात करें, बिल्कुल उल्टा हो चुका है। ये नोवेल जो है द बैचलर ऑफ आर्ट्स फॉलो द ट्रेडिशन ऑफ ए पिकारेक्स नोवेल। अच्छा, पिकारेक्स नोवेल की इसमें कुछ चीजें देखने को मिलती है, क्योंकि पिकारेक्स नोवेल में क्या होता है, उसमें सबसे बड़ी बात होती है हाईवे पे नोवेल चलना, इधर से उधर जाना, तो वो दिखाया कुछ एडवेंचर्स। जब ये चला जा, ये एडवेंचर ही है, मतलब हमें पता नहीं है कि क्या करना है, हम चेन्नई चले गए, घूम रहे, कभी यहाँ जा रहे, कभी सन्यासी वाला, वो जो चीज दिखाई है ना, उसे देख करके ये पिकारेक्स नोवेल वाली ट्रेडिशन लगती है। लेकिन इसमें हीरो जो है चंद्रन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जाता है, बहुत सारे व्यक्तियों से मिलता है, तो यहां तक तो ये चलता है। लेकिन उसमें अनहीरोइक हीरो होता है, मतलब हीरो में कमियां होती है, इसमें कोई ऐसी कमी नहीं है। ये थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, घर छोड़ के चला गया, लेकिन वैसे गलत नहीं है कहीं से कहीं तक भी। चंद्रन इज नॉट ए विलन, वो विलन नहीं है, उसमें अनहीरोइक नहीं है। सो इट कैन नॉट बी कॉल्ड ए पिकारेक्स नोवेल थ्रोली, मतलब पूर्ण रूप से पिकारेक्स नहीं है, कुछ क्वालिटी पिकारेक्स नोवेल की है। नारायण ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक भी इसके अंदर डाली है, जब ये पुरानी बातों को सोचता है, वो चीजें भी इसमें डाली है। वन इज टेम्प टू एक्सक्लेम इजेंट द इमेजिनेटिव एक्सपीरियंस एनफ। अब ये ग्राम ग्रीन ने जो अपना इंट्रोडक्शन लिखा था, उसमें क्या लाइन बोली थी कि वन इज टेम्प टू एक्सक्लेम, एक व्यक्ति को ललचाया गया है इस बात का दावा करने के लिए, मतलब इस नोवेल में हर एक व्यक्ति को टेम्प्ट किया गया, ललचाया गया कि वो एक्सक्लेम करे, इजेंट द इमेजिनेटिव एक्सपीरियंस एनफ, क्या ये एक इमेजिनेटिव एक्सपीरियंस नहीं है, पर्याप्त एक्सपीरियंस नहीं है इस कहानी में क्या? Why should the author have had to suffer in himself the agony of his characters? जो राइटर है आर के नारायण, हैव हैड टू सफर इन हिमसेल्फ, उसने खुद कष्ट झेला है, एगोनी ऑफ हिज कैरेक्टर्स, जो पीड़ा होती है ना उसके कैरेक्टर की, वो खुद झेलता है, मतलब अपने कैरेक्टर को उसके साथ जो होता है वो चीज अपने कैरेक्टर के अंदर दिखाता है। ग्राम ग्रीन ने ये बात डाली है इसके स्टार्टिंग में। अगलीनेस एंड ब्यूटी इज ऑल एज इट स्ट्राइक्स वन साइज। अब जब बात आती है रिश्ते की, तो ये कहता है कि अरे कोई कैसी लड़की होगी, वो भद्दी है, सुंदर है, तो ये अपने बेटे को क्या समझाती है मदर, कि अरे चाहे वो अगली हो, अगली माने भद्दी हो या ब्यूटी हो, इज ऑल एज इट स्ट्राइक्स वन आइज, अच्छी और बुरी तो हमारी आंखों पर, जैसे हमें दिखते ना हमारी आंखों पर होता है, जैसे किसी को वो अगली लगे, किसी को वो ब्यूटी लगे, ऐसे। तो वो कहती है कि भाई ये हमारी आईज पर डिपेंड करता है, जो हमारी स्ट्राइक करती है हमारी आंखों पर। एवरीवन हैज हिज ओन विजन, सबका अपना अपना विजन अलग होता है, किसी को वो चीज भद्दी लगेगी तो किसी को वो अच्छी लगेगी। हाउ डू ऑल द अगली गर्ल्स इन द वर्ल्ड गेट मैरिड? अच्छा ये बताओ फिर, ये जो अगली गर्ल है, फिर इनकी शादी कैसे हो जाती? मतलब उसकी बात सही है, वो कहती है, बात थी रिश्ते की कि भाई इसने देखी तो थी नहीं लड़की, तो ये कहती है कि देखो देख के तो पता लगेगा, तुम चलो मेरे साथ। जैसे एक लड़का कह देता है भाई मैं नहीं कर रहा, तुम्हें जाना जाओ कर लो, नहीं तुम चलो, तुम देखो, मेरी पसंद और तुम्हारी पसंद अलग अलग है। भाई रिश्ता जो होता है वो हर व्यक्ति का विजन अलग होता है। और उसने ये भी कहा कि भाई जो अगली है ना, वो किसी ना किसी को तो सही भी लगती है ना, अगर ऐसा ना हो तो ये बताओ फिर इन अगली लड़कियों की शादी कैसे हो जाती है? अगर ये अगली है, सबकी नजरों में बुरी है, तो फिर इनकी शादी होती तो है ही, बचती तो कोई है ही ना, सबकी शादी होती है। आप एक ठेले पे जाओ, टमाटर पे जाओ, चाहे आप बैंगन पे जाओ, गोभी पे जाओ, चाहे कोई भी सामान लो, केले लो, अमरूद लो, जो सड़े गले होते हैं वे भी बिक जाते हैं, बचता तो कुछ भी नहीं है ना। काने काने हो, बेकार हो, वो भी सब चलते हैं। तो वो बात वो कहने की कोशिश कर रही है कि भाई अगली वगली कुछ नहीं, ये हर इंसान की समझ के ऊपर है, किसी को वो चीज लाइक हो रही है वो से ले गया कोई। हम कभी कभी शर्ट वर्ट खरीदने जाते हैं तो ऐसा लगता है, कोई कलर दिखाया, अरे क्या ये, चलिए अलग रख दे भैया, इसे तो बिल्कुल दिखाए मत ना, मतलब बिल्कुल बेकार है, और उसका वो भी बिकता है, उसे भी वो इतने रुपए का बिकता है। तो हर व्यक्ति की चॉइस के ऊपर बात होती है, ये मदर कहती है चंद्रन से। पीपल मैरिड बिकॉज देयर सेक्सुअल एपिटाइट हैड टू बी सेटिस्फाइड। चंद्रन क्या कहता है कि पीपल क्यों शादी करते हैं, अपने दोस्त को समझा रहा है
वे शादी करते हैं क्योंकि उनका जो सेक्सुअल एपिटाइट होती है ना, जो लालसा होती है, हैड टू बी सेटिस्फाइड हो जाए, और उन्हें एक समबडी ऐसा मिल जाए जो घर को देख रेख कर सके। मतलब उसने दो बात बताई कि शादी के कारण दो होते हैं, एक तो हमारी जो सेक्सुअल डिजायर होती है वो फुलफिल हो जाती है, और सेकंड थिंग बताइए कि घर को मैनेज करने के लिए कोई इंसान मिल जाता है, मतलब वही चूका चोला करने के लिए। देयर वॉज नथिंग डीपर देन दैट इन एनी मैन। इससे डीपर और कुछ नहीं होता किसी मैन में एंड वोमेन रिलेशनशिप में। मैन एंड वोमेन रिलेशनशिप में इससे गहरा कुछ और नहीं होता। उसने बताया दो ही बात है बस घर के लिए काम करने को कोई मिल जाता है और सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए। लव इज ओनली ए ब्रेन अफेक्शन। चंद्रन लव को क्या कहता है? ये ब्रेन का अफेक्शन है, स्नेह है ब्रेन का। इट लेड मी टू बैग। यही लव है जो उसने मुझे बैग करवा दिया, भीख मंगवा दी, माँ बापों को धोखा दे दिया, डेजर्ट कर दी पेरेंट्स को। तो लव तो ऐसी चीज है, लव को बुरे में लेके बता रहा है बाद में चंद्रन। then it ought not to make any difference to you whether you marry or not, and so why don't you marry when you know। देखो मोहन चंद्रन को कैसे समझा रहा, कभी कभी क्या होता है जिंदगी में, ऐसी सिचुएशन आती है जब दोस्त दोस्त को दूसरे तरीके से समझा रहा है, वो कहना की कोशिश कर रहा है। जब उसने कहा ना भाई मैं शादी नहीं कर रहा हूँ, तो वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम नहीं कर रहे हो, और मुझे शादी से कोई वो नहीं है कि मैं शादी से ना मुझे फायदा नजर आ रहा है ना मुझे उसका नुकसान है, मतलब ऐसे कर देता है। मुझे शादी से कोई लाभ नहीं मिल रहा, कि चलो तो जब तुम्हें कुछ लाभ नहीं मिला तुम कर लो शादी, अरे घर वालों के लिए ही कर लो, मतलब उसका कहना ये था। कहता देन इट ought नॉट टू मेक एनी डिफरेंस टू यू। ये तुम पे कोई अंतर पैदा नहीं करता। इट आया शादी, शादी तुम में कोई डिफरेंस नहीं कर रही है, मतलब वो कह रहा है तुम्हें कोई फायदा नहीं हो रहा, चलो ठीक है मान गया मैं। वेदर यू मैरी और नॉट, चाहे तुम शादी करो या ना करो तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा तुमने कहा है, ठीक है। एंड सो वाई डोंट यू मैरी, जब तुम पे फर्क ही नहीं पड़ता तो शादी ही कर लो। वेन यू नो दैट विल प्लीज, जब तुम जानते हो कि ये प्लीज कर देगा, खुश कर देगा, तुम्हारे पेरेंट्स खुश हो जाएंगे तो उनकी खुशी के लिए कर लो। वेन यू आर गेटिंग ए लॉट ऑफ मनी, तुम्हें कुछ पैसा भी मिल जाएगा, भाई शादी कर लोगे तो थोड़ा डाउरी में 3,000 रुपए आ जाएंगे। एंड वेन यू आर अर्निंग सो वेल, और तुम कुछ अर्निंग भी कर पाओगे। तो उसने यही कहा, मोहन समझा रहा है, फिर चंद्रन समझ भी गया। उसने कहा कि भाई मैं शादी या ना शादी मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब अगर वो कहता है कि शादी करने से मुझे नुकसान है तो वो ना कहता है इस लाइन को। वो कह रहा है मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता शादी से, जब नहीं पड़ता तो माता पिता को खुश करने के लिए कर लो, कुछ पैसा आ जाएगा तो कुछ अर्निंग भी हो जाएगी, ऐसा कर लो तो तैयार हो जाता है। इफ द गर्ल इज नॉट बैड लुकिंग, अब मोहन चंद्रन से क्या कहता है, शादी की जब बात चलती है, अगर लड़की बैड लुकिंग नहीं है, इफ द गर्ल इज नॉट बैड लुकिंग, अगर देखने में वो बुरी नहीं है इसका मतलब अच्छी है। एंड इफ यू आर गेटिंग सम मनी, अगर वो बुरी भी नहीं है देखने में और तुम्हें कुछ मनी भी मिल जाए बार्गेन में, बार्गेनिंग करना मतलब डाउरी में, वाई डोंट यू मैरी, तो शादी क्यों नहीं कर लेते हो। यू विल हैव सम मनी, कुछ पैसा हो जाएगा, बेनिफिट्स मिल जाएगा, परमानेंट हेल्प मेट मिल जाएगा, सहायता करने वाला साथी, हाथ बटाने वाला मिल जाएगा कोई, तो शादी कर लो। ऐसे करके समझा रहा है। अब मदर क्या कहती है चंद्रन से, इट इज मैटर ऑफ फेट। वो जैसे एक लेडी बोलती है भाई शादी तो वही होगी जहां ऊपर वाले ने लिख दिया है। ये लाइनें हमारे यहाँ बहुत चलती है, भाई वो तो कितनी कोशिश कर लेना, जब होनी होगी तो वही होगी। और उस समय जो है ना, ऐसे चश्मा चढ़ जाता है आंखों पे कि बुरे भी अच्छे दिखाई दे जाते हैं। तो जब होनी होगी ना तो वही सब टिक लगता चला जाएगा, राइट राइट। इट इज ऑल मैटर ऑफ फेट। अब ये हिंदुओं में चलता है फेट, भाग्य की बात। अरे ये मैटर है फेट का, भाग्य का मामला है। यू कैन मैरी ओनली द पर्सन हुम यू आर डेस्टिनाइड। तुम उसी से शादी करोगे जो डेस्टिनी में है, भाग्य में। डेस्टिनी होती है ना, भाग्य होता है, जो हमारे नसीब में लिख गया उसी से शादी होगी। टू मैरी एंड एट द अपॉइंटेड टाइम पे होगी, जब समय आएगा ना, कोई नहीं रोक सकता। ये बिल्कुल ये ऐसे ही बोला जाता है, आपने सुना भी होगा, अरे जब टाइम आएगा ना कोई ना तुम रोक पाओ ना कोई रोको, वही शादी होगी जहां लिख गई है, और उसी टाइम होगी जो अपॉइंटेड टाइम है, ऐसे। वेन द टाइम कम्स, जब समय आएगा ना, लेट हर बी द अगलीस्ट गर्ल, तो जो अगलीस्ट सबसे बुरी भी लड़की होगी ना, सी विल लुक ऑल राइट टू द डेस्टिनी डाइट। तो हमारी आंखों से वो भी, भाग्य की आंखों में वो भी क्या होगी, लुक ऑल राइट, वो भी ठीक लगने लगेगी, सबसे भद्दी भी बढ़िया लगेगी उस टाइम पे, ऐसे ही हो जाएगा। मदर कह रही है इस बात को। आई डोंट बिलीव इन लव, ये चंद्रन कहता है, जब लव में टूट गया, घर से बेकार हो गया, फिर कह रहा है वह मुझे लव में विश्वास नहीं रहा। इट डज नॉट एग्जिस्ट इन माई फिलोसफी, मेरी फिलोसफी में अब लव है ही नहीं, मेरे विचारों में। देयर इज नो सच थिंग एज लव, लव जैसी कोई चीज ही नहीं है। इफ आई एम नॉट अनकाइंड टू माई पेरेंट्स,
इट इज बिकॉज इफ आई एम नॉट अनकाइंड टू माई पेरेंट्स इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड नथिंग एल्स। अगर आज मैं अपने पेरेंट्स से नहीं मतलब निर्दयी नहीं हूं, तो ये उनका ग्रेटिट्यूड एहसान है। नथिंग एज इससे अलग और कुछ नहीं है। मतलब मैं एहसान मानता हूँ मेरे माता पिताओं का है जिससे मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। इट इज ऑल सेटल्ड ऑलरेडी, सब कुछ सेटल्ड है। द हस्बैंड ऑफ एवरी गर्ल एंड वाइफ ऑफ एवरी मैन, ये सब ऊपर वाले ने सेटल कर रखा है। सबके चुन के लिख करके रख दिए, वो जिसकी शादी लड़की की लड़के से उसकी। इट इज नबडी चॉइस, कोई सोचता हो मैंने चॉइस से पसंद करके लाया, ये ऑलरेडी तुम्हारे भाग्य में लिखी हुई थी, वो मिली है तुम्हें, ऐसे कह रहा। चंद्रन रिप्रेजेंट्स द कंफ्यूज्ड इंडियन मिडिल क्लास ग्रेजुएट। चंद्रन जो है ना वो एक खुद अकेला व्यक्ति नहीं है, वो सारे बीए पास, वो सब ग्रेजुएट, वो पढ़े लिखे लड़कों को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंफ्यूज्ड इंडियन मिडिल क्लास ग्रेजुएट, जो मिडिल क्लास ग्रेजुएट होते हैं ना कंफ्यूज हो जाते हैं, दो चीज में कंफ्यूज होते हैं, एक तो अपना लाइफ पार्टनर और एक अपने आगे की पढ़ाई का डायरेक्शन किधर चले। कोट बिटवीन ट्रेडिशन एंड पर्सनल डिजायर, वे दो जगह फंस जाते हैं, एक तरफ परंपरा और उनकी अपनी इच्छा। तो कहीं ग्रेजुएट बच्चा जो है वो फंस जाता है, ये शादी वाली बात को दिखाया गया है कि परंपरा और पर्सनल डिजायर इन चीजों के बीच में फंस जाता है। नारायण प्रेजेंट्स एजुकेशन एज ए स्टेज ऑफ ट्रांजिशन। जो एजुकेशन वाली एज होती है ना वो बदलने वाली, चेंजिंग वाली एज होती है। नॉट एज ए गारंटी ऑफ मैच्योरिटी और विजडम, ये विजडम और मैच्योरिटी की गारंटी नहीं होती, बल्कि ये स्टेज ऐसी होती है डगमगाने वाली होती है। मालती रिमेन्स ए साइलेंट प्रेजेंस, मालती जो है उसका तो कोई रोल ही नहीं दिखाया लड़की का इंडियन उसमें, वो एक साइलेंट प्रेजेंस है, शांत है नोवेल में। हाईलाइटिंग द लिमिटेड एजेंसी ऑफ वुमेन इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, हाईलाइट करती है लिमिटेड एजेंसी ऑफ वुमेन इन ट्रेडिशनल सोसाइटी में, जो एक लिमिटेड दायरा है ना लेडीज का, उसे शो करती है मालती। उसका कोई रोल ना, वो ना करती ना हाँ करती, घर के जहां शादी करते वहां पे कर लेती है। तो ये दिखाया है कि जिस तरीके से मालती का जो है ना रोल, वो भी बिल्कुल ऐसा ट्रेडिशनल, जो उस समय वहां लेडीज थी, वो रोल उनका मालती का भी दिखाया गया है कि भाई किस तरीके से ये मतलब कि वो रोल मालती का भी इस तरीके का दिखा दिया कि ना तो वो अपोज नहीं करती, मतलब माता पिता का कहीं से भी अपोजिंग तो खैर है ही नहीं, मतलब इस तरीके से वो दिखाया है। वो साइलेंट प्रेजेंस है और ऐसे ही रहती है। अब इसके बाद में अगर हम देखें एस्ट्रोलॉजी नोवेल के अंदर, तो ये जन्म पत्री भविष्यवाणी ये सब एक्ट एज ए सिंबल ऑफ ब्लाइंड सोशल फेथ, ये एक अंधा सोशल फेथ है, सामाजिक। देखो हम जिस भी नोवेल को पढ़ोगे, कोई भी विद्वान अगर कोई होगा, भाई ये सारे विद्वान ही है, सबको इन्हें प्राइज मिले हुए, कोई भी अंधा होकर के धर्म को और इन रूढ़िवादिता का इनकी खिलाफत ही करेगा जब भी कभी करेगा इंसान। फिर भी दुनिया ज्यादातर इसी चीज में, फिर भी ज्यादातर इन्हीं चीजों में है। तो कह रहा है एस्ट्रोलॉजी नोबेल में एक्ट ऐसे करती है, सिंबल ऑफ ब्लाइंड सोशल फेथ का सिंबल है, कंट्रोलिंग इंडिविजुअल डिसीजंस। एस्ट्रोलॉजी और ये धर्म और ये सारी चीजें वे है जो कंट्रोल कर लेते हैं इंसान के इंडिविजुअल डिसीजन को, वो कोई डिसीजन नहीं ले पाता है। मैरिज को ऐसा दिखाया गया है एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, मतलब ये एक सामाजिक संस्था है शादी, रेदर देन ए रोमांटिक यूनियन नहीं है। आप इसे सोचो कि आप अपने अकॉर्डिंग चलो, लेकिन आज इसका अर्थ बदल गया, उल्टा हो गया। अब ये रोमांटिक यूनियन है रेदर देन सोशल इंस्टीट्यूशन की जगह। द नैरेटिव, नैरेटिव है वर्णात्मक, जो ये कहानी है, जो कहानी है वो एम्फेसाइज करती है, ये कहानी द बैचलर ऑफ आर्ट्स ये प्रभाव डालती है पेरेंटल ऑथोरिटी, कि माता पिता का अधिकार शेपिंग करने में बच्चे के फ्यूचर को, इंडियन फैमिली में बच्चों के भविष्य को माँ बाप ही शेप उसे आकृति देते हैं। भाई जैसा चाहेंगे उसकी शादी करा दी, अब ये भी पुरानी बात हो चुकी है, देखो अब की तो दायरे में नहीं चल पा रही है ये सब चीजें। लेकिन पहले का जैसे भाई जिस समय ये नोवेल 1937 की बात है, जब से तो बदल गई, अब तो 100 साल ही हो जाएंगे, 25 6 हो गई। अब देख लो आप कितना साल पुरानी बात है, तब जो था माँ बापों का अहम रोल था फ्यूचर को आकृति, मतलब बच्चा जो है एक तरीके से जैसे कुम्हार का बर्तन होता है ना, वो जैसे जाए सेब दे दे उसे, ऐसी माँ बापों के हाथ में था। आज हालांकि ये चीजें नहीं है। द नोवेल इस चीज को हाईलाइट करता है, इमोशनल इनस्टेबिलिटी है ऑफ यूथ, यूथ जो उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, वो
में बह जाता है कभी, एकदम ज्यादा वो हुआ, अब कम उम्र का ही था ये भी, तो एकदम तुरंत के तुरंत इधर जाना, मतलब डिसीजन ले लेना, डिसअपॉइंटेड हो जाना, बड़ा मतलब ऐसा यूथ इनस्टेबल है, स्पेशली आफ्टर एकेडमिक लाइफ एंड्स। जैसे एकेडमिक लाइफ का एंड होता है, मतलब एजुकेशन के बाद में ना तो निर्णय ले पाता कि क्या करूं मैं, वो बड़ा टफ जॉब होती है कि उसके बाद क्या करना। अब तो बच्चे शुरू में ही, अब मुझे आईआईटी जाना है, मुझे डॉक्टर में जाना है, या मुझे इंजीनियरिंग, या मुझे टीचिंग लाइन में जाना, पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। चंद्रन की जो जर्नी है वो रिफ्लेक्ट करती है एन इनर सर्च फॉर आइडेंटिटी। वो अपनी आइडेंटिटी को खोजता फिर रहा है, नॉट फिजिकल एडवेंचर नहीं कर रहा है, बस अपना कि मुझे क्या करना है, उस आइडेंटिटी को खोज रहा है। इट इज अ क्लासिक कमिंग ऑफ एज स्टोरी, ट्रेसिंग प्रोटेगनिस्ट चंद्रन्स इमोशनल। ये एक ऐसी क्लासिक कमिंग ऑफ एज स्टोरी, मतलब उस एज की कहानी है जो चंद्रन की एज है, जो ट्रेस करती है, दिखाती है प्रोटेगनिस्ट चंद्रन के इमोशनल और साइकोलॉजिकल मैच्योरेशन को। उसका जो इमोशन और साइकोलॉजी, माइंड, और उसके जो भाव है, फीलिंग्स है, वो कैसे मैच्योर हो रही है, मतलब देखो कैसे अपना आप ही चेंज हो जाता है, मुझे जाना चाहिए, फ्रॉम आइडियलिस्टिक यूथ टू रेस्पॉन्सिबल एडल्टहुड। वो एक आइडियलिस्टिक यूथ था पहले, मतलब अपने माता पिता का आइडियल था, उसके बाद में वो रेस्पॉन्सिबल बन गया एडल्टहुड। वो उसकी जिंदगी दिखाई गई है कि पहले एक आइडियल सन की तरह था, बाद में वो एक रेस्पॉन्सिबल एडल्टहुड पे पहुंच गया, मतलब एक जिम्मेदार एडल्ट माने वयस्क हो गया। अब उसे जिम्मेदारी का एहसास होने लगा, वो दिखाया है। सेंट्रल थीम जो है इसकी, वो कॉन्फ्लिक्ट करती है दो चीज के बीच में, एक तरफ ट्रेडिशन है, दूसरी तरफ मॉडर्निटी है। और वो कब, प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, मतलब जब देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी, एक तरफ परंपरा, एक तरफ आधुनिकवाद, मॉडर्निटी, जो मतलब नए जमाने वाली चीजें भी चल रही थी। नया जमाना तो आप कभी भी चलो, एक नए जमाने की सोच तो चलती ही है। आज नया जमाना आगे का है, उस समय का और आगे, उस समय का था आगे का। पर्टिकुलरली इन मैटर्स ऑफ लव, मैरिज एंड सोशल एक्सपेक्टेशन में दिखाया गया है कि ट्रेडिशन में और मॉडर्निटी का कॉन्फ्लिक्ट दिखाया है इसमें। नारायण सबटली मैंने चतुराई से क्रिटिक्स करता है, मतलब आलोचना करता है रिजिड एडियरेंस टू एस्ट्रोलॉजी। वो ये जो रिजिड माने बहुत दृढ़, एडियरेंस माने जुड़ाव जो है ना इनका, इनका क्रिटिक करता, मतलब इन पे कटाक्ष करता है ये एस्ट्रोलॉजी, होरोस्कोप एंड सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास, शोइंग हाउ दे ऑब्स्ट्रक्ट। ये दिखाता है कि ये सारी चीजें ऑब्स्ट्रक्शन होती है, बाधा बन जाती है पर्सनल हैप्पीनेस में, खुशियों में, एंड रैशनल चॉइस में, और तार्किक इच्छा। मतलब हम सोच रहे हैं कि यार शादी यहाँ हो जाए, सब चीज ठीक है, बच्चे ठीक है, वो ठीक है, लेकिन ये चीजें अड़चन बन जाती है हमारी जिंदगी में, हम कुछ भी नहीं कर पाते, हताश हो जाते हैं, हाथ पाथ धर के बैठ जाते हैं। द नोवेल एक्सप्लोर्स द क्लैश, ये नोवेल दिखाता है क्लैश, कलह बिटवीन रोमांटिक मैरिज में, रोमांटिक मैरिज आइडियल्स, मतलब जो लव बेस्ड होती है ना उस वाली मैरिज में, और ट्रेडिशनल अरेंज्ड मैरिज के बीच में टकराव दिखाया गया। अल्टीमेटली फेवर है यहाँ पर रिकंसिलेशन विद कल्चरल नॉर्म्स। जो कल्चरल हमारे सांस्कृतिक तौर तरीके हैं ना, वहीं से इंसान रिकंसाइल होता है, मतलब वहीं जुड़ता है। तो इन दोनों में मतभेद दिखा करके, और ट्रेडिशनल वाला जो है अरेंज मैरिज वाला, उसी को जोड़ा गया। नोवेल हाईलाइट करता है थीम सेल्फ डिस्कवरी एंड आइडेंटिटी क्राइसिस, मतलब अपने आप को डिस्कवर करना, किसका, चंद्रन का, कि उसकी सेल्फ डिस्कवरी, आत्म खोज, मतलब बाद में उसे लगता है मैं, मुझे ऐसा करना चाहिए, ठीक है ना, आइडेंटिटी मैं क्या करूं। चंद्रन ग्रेपल्स होता है चुंगल में फंस जाना, डिसएल्यूशमेंट होता है डिसअपॉइंटमेंट, मतलब निराशा, निराशा में फंस जाता है, एंड ब्रीफली, और फिर वो क्या करता है, रिनाउंसेस वर्ल्डली लाइफ, और सांसारिक जिंदगी को रिनाउंस कर देता है, त्याग करके सन्यासी बन जाता है। वो भी देखने को मिला है। इट नॉवेल जो है पोर्ट्रे करता है, दिखाता है जेनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, जो जनरेशन का कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है, मतलब बड़ों का, बच्चों का जो जनरेशन है, स्पेशली बिटवीन पेरेंटल एक्सपेक्टेशन, माता पिता की उम्मीदें, और यूथफुल एस्पायरेशन, और बच्चों का एस्पायरेशन होता है इच्छाएं, रोमांस, इंडिपेंडेंस, मतलब माता पिताओं की जो कर्तव्य है उन्हें एक तरफ वो, और एक तरफ बच्चों का, उनकी इच्छा है, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट को इस नोवेल ने दिखाया है।
क्रिटिक्स प्रेज करते हैं इस नोवेल की फॉर इमोशनल ग्रोथ हुई है इसमें। इमोशंस जो हम फीलिंग्स है ना, जैसे खुद इसी की फीलिंग लगा लो चंद्रन की, वो ग्रोथ करती है उम्र के साथ साथ, वो पोर्ट्रेल दिखाया गया। शोइंग हाउ एडवर्सिटी लीड्स चंद्रन टू मैच्योरिटी, कि एडवर्सिटी परेशानियां जो है ना उसे चंद्रन को मैच्योर बनाती है। एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ्स कॉम्प्रोमाइज, और वो जिंदगी के कॉम्प्रोमाइजों को एक्सेप्ट करता है। तो थोड़ा होता है ना कि इंसान बाहर को एक्सपीरियंस से उसे कुछ अकल आती है ऐसे। बैचलर ऑफ आर्ट्स नॉवेल जो है अल्टीमेटली सजेस्ट करता है दैट मेच्योरिटी कम्स थ्रू एडजस्टमेंट नॉट आइडियलिज्म। जो मेच्योरिटी आती है ना वो एडजस्टमेंट से आती है, मतलब जब हम किसी चीज को एडजस्ट करते हैं, जैसे लास्ट में चंद्रन ने करा भी था शादी के प्रपोजल को। आइडियलिज्म की हमने एक आइडियल आदर्शवाद की ऐसा करना है, उससे नहीं आती, हमें एडजस्टमेंट भी करने पड़ते हैं जिंदगी में। तो लास्ट में ये दिखाया गया। तो ये क्वेश्चंस थे इसके द बैचलर ऑफ आर्ट्स के। तो इसकी स्टोरी क्वेश्चंस, मतलब स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आने की उम्मीद होती है। आर के नारायण के ऊपर भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। हालांकि उसके कुछ उसने 3-4 उसके अवार्ड है, साहित्य अकेडमी अवार्ड, पद्म भूषण विभूषण, ये भी सब आपको करने हैं। नोवेल कब पब्लिश हुआ, कैसे, मालगुडी से जुड़ा हुआ, कि वो एक रीजनल प्लेस कौन सा था उसका। तो ये कुछ क्वेश्चन, मतलब 10-12 क्वेश्चन आर के नारायण में थोड़े फालतू हो जाते हैं। 15-16 क्वेश्चन आपको तैयार करने होंगे, कराऊंगा तो मैं आपको 40-45 क्वेश्चन। तो फिलहाल इसके द बैचलर ऑफ आर्ट्स इसे करें यहीं तक।